बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, अमूमन अफसरदगी से भरपूर ख़बरों से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ सूरत हाल ऐसी है मुल्की तौर पर भी, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी, लेकिन आज एक अच्छी ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वो ख़बर बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस मौजूदा इंसानी तारीख़ में, जबकि हमें कोरोना वायरस का सामना है। फाइज़र और बायोएनटेक जो जर्मन कंपनी है, इन दोनों ने ऐलान किया है कि इन्होंने कामयाब तरीन कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, और उसका सबूत यूँ दिया गया है कि जो इसके 3 फेज़ ट्रायल था, उन तीनों फेजेस के ट्रायल में इसके मुस्बत नताइज सामने आए हैं, और जो 94 शुरका थे वो 2 बार इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने से इस वायरस से सेहतयाब हो गए। अब इसका ऐलान फाइज़र ने अपनी ट्वीट में भी किया है, फाइनेंशियल टाइम ने भी स्टोरी की है। ट्रंप साहब ने बताया दुनिया को कि वैक्सीन मिल गई, और उनका स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर की उसमें तेज़ी देखी जा रही है इस वाक़े के बाद। 50 मिलियन वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक ये वैक्सीन जो कोरोना से निपटेगी वो इस साल के आखिर तक दस्तयाब होगी, जबकि अगले साल ये 1.3 बिलियन यानी तकरीबन 1.5 अरब के करीब वैक्सीन इसकी तैयार की जाएंगी। तो ये तो हो गया कामयाब तजुर्बा, लेकिन फिर से बेकाबू हो रहा है पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस, और बड़े जो 3 शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ तो इससे मुतासर होने की जो शरह है वो 15% से तजावुज़ कर गई है। मजमूई तौर पर 4.5% है। तो एक तरफ तो अच्छी खबर है शामी साहब, और दूसरी तरफ बेकाबू होता कोरोना है। क्या मशवरा देते हैं आप नाज़रीन को? देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी तो पूरी कोशिश थी कि उनके इलेक्शन से पहले वैक्सीन जो है वो आ जाए और उसकी कामयाबी की खबर आ जाए, लेकिन सही उस वक्त तो ये ऐलान नहीं वो कर सके। लेकिन उसके इलेक्शन के चंद रोज़ बाद ये एक बड़ा दावा या बड़ी खबर सामने आई है। एक चाइना भी वैक्सीन तैयार कर रहा है, और उसके टेस्ट भी आखिरी दर्जे में हैं, और वो पाकिस्तान में भी उसकी टेस्टिंग हो रही है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अनकरीब ये जो वैक्सीन है वो अवेलेबल होगी, और इस वायरस से निजात हासिल हो सकेगी, और इसके असरात को कम से कम किया जा सकेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो तो कोरोना की नज़र हो गए, क्योंकि एक तो उन्होंने जिस तरीके से कोरोना को डील किया वो अपनी जगह, लेकिन इसका जो असर उनके इलेक्शन पर पड़ा, और पोलिंग जो है, जो मेल के ज़रिए लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट दिए, फिर इलेक्शन डे से पहले बड़ी तादाद में वोट डाल दिए गए, तो वो इतनी भारी तादाद जो 10 करोड़ को टच कर रही थी, ये वोट जब पड़ गए उन्हीं की वजह से गिनती मुकम्मल ना हो सकी, उसमें ताख़ीर हुई। और अगर ये कोरोना ना होता तो इतने मेल और यानी डाक के ज़रिए से वोट ना आते, इतने लोग पहले इलेक्शन से वोट ना देते, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो बेचारे एक नई टर्म का ख्वाब उनका पूरा हो सकता था। अब जो बाइडन जीत चुके हैं, और वो एक नया दौर जो है वो दाखिल हो चुका है उसमें अमेरिका। बहरहाल ट्रंप साहब ने ये खुशखबरी दी है, उनका शुक्रिया। जाते जाते एक खबर अच्छी दे गए सर। गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जो लोग हैं ना निजामी साहब, देखिए हमारे मुल्क में ये फैल रहा है। अल्लाह के करम से पाकिस्तान बहुत जल्द इसके शिकंजे से निकल आया था। अब ये हमारे हाथ में है, और अगर हम अपने आप को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर आमादा कर लें तो ये इसके असरात कम से कम होंगे। हमारी ज़िंदगी का पहिया चलता रहेगा, मईशत चलती रहेगी। लेकिन अगर हमने वही किया जो कर रहे हैं, तो फिर ये खबर जो है, बुरी खबरें हमारे हिस्से में आ सकती हैं। अल्लाह ताला हमें देखने की, सोचने की, समझने की और सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी आंखें बंद खोल दे। यही एहतियात है,
احتیاط اور احتیاط خبری اپنی جگہ ہے، لیکن یہ احتیاط آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، خدا اس سے احتیاط کیجئے، بالخصوص بڑے شہروں میں تو بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے۔ بہرحال سر، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر گلگت بلتستان جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے پاکستانی سیاست کا، تمام بڑی جماعتوں کے مرکزی قائدین وہاں موجود ہیں۔ صورتحال ہے کیا؟ حبیب اکرم صاحب سے تو ہم بات کریں گے، آپ کا تجزیہ بھی شامل کریں گے، لیکن شامی صاحب دیکھیے ایک چیز جو میں نے بڑی واضح طور پر محسوس کی ان انتخابات کی کوریج کو دیکھتے ہوئے، کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مریم جب بولتی ہیں ان کی تقریر بھی نشر ہو رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری بول رہے ہیں تو وہ بھی ان کے جلسے بھی دکھائے جا رہے ہیں، سامنے بیٹھے شرکا بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، اور حکومتی وزراء جب پہنچتے ہیں ان کے جلسے بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بظاہر اگر دیکھا جائے تو بڑا شاندار سا منظر نظر آتا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخاب میں جو پاکستانی سیاست کے تمام رنگ ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، بظاہر تو کوئی مسئلہ لگ نہیں رہا۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ایک پوری آزادی کے ساتھ کمپین کی جا رہی ہے، اور مریم کے جو جلسے ہیں بہت بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اور جو بلاول ہیں بڑے ہجوم اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے امین گنڈاپور جو ہیں وہ بھی اپنے جوہر وہاں دکھا رہے ہیں، لیکن اتنی کوریج ہے۔ دیکھیں ایک تو ہماری سیاست جو اوئے توئے کی سیاست ہم نے شروع کی ہے پاکستان میں، وہ گلگت بلتستان میں بڑی الارمنگ ہے سر۔ اور تو دیکھیے وزیر اعظم پاکستان، میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی میں یہ عرض کرتا تھا، اب جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے تو اس وقت بھی عرض کرتا ہوں، وزیر اعظم کا منصب جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو ایک باعزت طریقے سے مخاطب کیا جائے اور اوئے توئے اس کے ساتھ نہ کی جائے، لیکن یہ انفارچونیٹلی جو گزشتہ 3-4 سال میں کلچر پروان چڑھا ہے اس نے یہ تمیز ختم کر دی ہے، اور پھر جو ہمارے امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے تو بالکل حد ہی عبور کر لی۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے، لالئی لوئی تے کی کرے کوئی، بالکل ایسے کپڑے جھاڑ کر، اور جو مجھے فردوس عاشق اوان صاحبہ کی بات بڑی پسند آئی، حالانکہ اس کے برعکس شبلی فراز صاحب کو ایک اور پروگرام میں ایک اور چینل پہ ہمارے ایک دوست بار بار پوچھتے رہے کہ جو کانٹینٹ ہے گنڈاپور صاحب کا ایٹ لیسٹ اس سے اختلاف کر لیجئے، مذمت کر دیجئے، لیکن بہرحال ان کی ایک اپنی رائے تھی، لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو ان کے الفاظ کا چناؤ تھا وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، گو کہ جو بیک گراؤنڈ یہ سیاسی اختلاف ہے اس پہ تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں سر، ایک طویل دورے پر ہیں بات یہ ہے گلگت بلتستان کے۔ ایک منٹ، فردوس عاشق اوان جو ہے نا وہ کیونکہ چلہ کاٹ آئی ہیں، اقتدار سے محرومی بھی تو ہو سکتی ہے نا، اس لیے بات ذرا احتیاط سے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شبلی فراز صاحب پر مجھے افسوس ہے، دیکھیے کوئی ایسی حدود ضرور ہونی چاہیے، جس طرح انہوں نے مریم کا ذکر کیا، جس طرح بلاول کو گالی دی، مجھے بہت افسوس ہے۔ یہ ہماری بائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے بیٹے بھی، آپ یہ سانجے ہوتے ہیں، آپ تمیز سے بات کریں، آپ وزیر ہیں، آپ اپنی مثال پیش کریں، پھر غدار ہر ووٹرز کو غدار کہہ رہے ہیں، کارکنوں کو غدار کہہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ایک ایسا علاقہ جو ابھی پاکستان کا باقاعدہ حصہ نہیں بنا، جس کے لوگ جو ہیں انہوں نے خود اپنی جد و جہد سے پرچم لہرایا پاکستان کا، وہاں جو فخر کرتے ہیں ہم بائی چوائس پاکستانی بنے ہیں، ہم مجبوری میں پاکستانی نہیں بنے، ان لوگوں کے سامنے آپ یہ کیسے مظاہرے کر رہے ہیں؟ مجھے کاش عمران خان صاحب ان کو روک سکتے، ان کو ہدایت کر سکتے کہ آپ اپنی زبان کو قابو کریں، لیکن یہ بات بھی مجھے سننے میں نہیں ملی، اس کا بھی مجھے افسوس ہے۔ پر اب حبیب اکرم صاحب سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی ہاں حبیب صاحب، آپ نے گلگت بلتستان کے تقریباً تمام جو حلقے ہیں ان کو کور کیا، وہاں جا کے کیمپینز بھی دیکھی، عوام کا جوش و خروش بھی دیکھا ہے، تو کیا ریڈنگ آپ کی بن پائی ہے؟ ایک تو یہ واضح کریں کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ اس میں انتخاب چوری ہونے کا خدشہ ہے، جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ کچھ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اپوزیشن، تو سارے حلقے بھی آپ نے دیکھ لیے، مہم بھی دیکھ لی، حقیقی طور پر صورتحال ہے کیا؟ دیکھیے جامی صاحب، جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں وہ کسی حد تک ان میں جان ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ जो पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान है जब वो वहाँ पर मुदाखलत करती है और कानूनी तौर पर भी जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं और वजीर आजम हैं उनके पास ऐसे इख्तियारात हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को ओवरराइड कर सकते हैं, खा वहाँ का इलेक्शन कमीशन हो या खा वहाँ की इंतजामिया हो। तो इसलिए वो जो ओवरराइड करने का जो एलिमेंट है वो वहाँ पर हमें नजर आ रहा है और वफाकी हुकूमत जब भी उसे समझ में आता है कि यहाँ पर ये काम किया जा सकता है तो उसके लिए कोई भी कायदा कानून तोड़ने में वो कोई इज्तनाब नहीं करती। दूसरी तरफ जो अपोजिशन का ये इल्जाम है कि वहां पर इलेक्शन चोरी करने की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये इल्जाम बड़ी हद तक किसी भी मीट से खाली है। अगर तो हुकूमत के बारे में ये कहा जाए कि वो वहां पर वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है या इस तरह का कोई काम करना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात होगी। वहां पे जो कायदे कानून है जो वहां के इलेक्शन कमीशन ने बना रखे हैं, अगरचे उनमें से बहुत सारे गैर हकीकी हैं और गैर मंतकी हैं और गैर अमली हैं। अब इस तरह के कायदे कवानीन अगर वो टूट रहे हैं तो उतने कायदे कवानीन जो है हमारी दूसरी जमातें भी तोड़ रही हैं। हबीब साहब, कौन से ऐसे कवायद हैं आपके ख्याल में जो गैर फितरी हैं? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का कोई एमएनए वहां पर नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो मरकजी लीडर, मरकजी क़यादत है वो वहां पर नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के वजीर आजम वहां पर जाके कैंपेन नहीं चला सकते। ये अगरचे पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी यही कवानीन है, लेकिन शामी साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में इस तरह के कवानीन नहीं होते जिस तरह के हमारे अमूमी तौर पर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और वहां के इलेक्शन कमीशन ने बना रखे। मरकजी क़यादत से क्या मुराद है? क्या पार्टियों की नहीं, क्या जमातों की क़यादत भी नहीं जा सकती? जी शामी साहब, बिल्कुल यही सूरत हाल है कि अब चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्हें भी वहां पर कवायद के मुताबिक वो भी वहां पर नहीं जा सकते। और मरियम जी मरियम जो है वो भी नहीं जा सकती क्योंकि वो भी मरकजी क़यादत में शामिल होती हैं, लेकिन चूंकि आप अगर उन्हें नायब सदर है विदाउट एमएनए कंसीडर करें, एमएनए ना होने के बायस वो जा सकती हैं, लेकिन नायब सदर होने के नाते कवानीन जो कुछ कवायद हैं वो उनकी जाने की मुखालफत करते हैं। नहीं, बिलावल है तो बार-बार अदालतों की जानिब से तो इजाजत मिल गई ना। जी अदालतों की जानिब से भी जो इजाजत मिली है वो भी काफी रद्दोकदा के बाद मिली है। आप उसमें ये देखिए कि जब अली अमीन गंडापुर साहब चिलास गए थे तो बाकायदा तौर पर इन्हें वहां नोटिस जारी किया गया था कि किसी किस्म का इन्हें प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। अगरचे प्रोटोकॉल की हद तक ये बात ठीक थी, लेकिन फौरन ही वहां पर जो इलेक्शन जिन साहब की जिम्मेदारी थी जिन सरकारी ओहदेदार की, उसने वो नोटिस वापस से विड्रॉ करना पड़ गया था। तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वहां की अगरचे डिफरेंट है, लेकिन ये जो कवायद हैं ये भी कुछ जरूरत से ज्यादा सख्त है जो वहां पर लागू करने की कोशिश हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये भी वहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि कोई वोट चोरी करने का प्लान किया जा रहा है, यानी इस अंदाज से कि जैसे कोई बक्से उठाए जाएं या कोई इलेक्शन की गिनती में कुछ हेर फेर कर लिया जाए, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात अभी इस काबिल भी है कि इस पर कोई तबसरा किया जाए, क्योंकि वहां पर जो माहौल नजर आ रहा है शामी साहब और जामी साहब वो ये है कि इलेक्शन को चोरी करना इतना आसान नहीं होगा। वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। हबीब साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हमारे बाज उम्मीदवार चोरी हो गए हैं और मरियम ने भी ये बात कही है, इसमें कहां तक सदाकत है? शामी साहब, अगर आप 2015 के इलेक्शन देखें तो 2015 के वो इलेक्शन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीते थे, और उस वक्त भी जो उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए थे, अगर उन्हें चोरी करना कहा जाता है तो यस वो चोरी हुई थी, वो आज भी चोरी हुई है। यानी इलेक्शन से पहले ये बहुत अहम आपने बात की, वफादारियां तब्दील हो रही हैं, एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में जाकर उम्मीदवार बन गए हैं। वो पीटीआई के उम्मीदवार है क्या? वो हस्बे रिवायत हो रही हैं शामी साहब। जो हस्बे रिवायत हो रही है, रवायत वहां पे यह है कि जब उम्मीदवारों को नजर आता है कि हुकूमत जिस साइड की बनती है तो इफेक्टिव लोग उस पार्टी में शमूलियत की कोशिश करते हैं जो विफाक में हुक्मरान हो। 2015 में बहुत सारे लोगों ने पीएमएलक्यू से टूट के, पीएमएलक्यू से और पीपल्स पार्टी से टूट के पीएमएलएन ज्वाइन की थी, क्योंकि उस वक्त विफाक में पीएमएलएन की हुकूमत थी। इसी तरह 2000 जब वहां पर ये गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल हुआ करती थी, अब तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस वक्त पीएमएलक्यू ने 2004 में पीएमएलक्यू को लोगों ने ज्वाइन किया था और उसमें फिर पीएमएलक्यू से लोग टूटे पीपल्स पार्टी में आए और पीपल्स पार्टी से टूट के पीएमएलएन में गए, पीएमएलएन से टूट के अब अगर पीटीआई में चले गए हैं, तो ये वहां का एक पॉलिटिकल कल्चर है। उसमें ये कहना कि वो हमारे उम्मीदवार चोरी कर लिए गए हैं, तो मेरा यानी हबीब साहब, जब
जब अपनी बारी थी इस अपोजिशन जमात की तब ये जायज़ था, एक पॉलिटिकल नॉर्म थी। अब जबकि अपोजिशन में है तो अब ये उम्मीदवार चोरी करने के इल्ज़ाम है। जी, अब हत्ता के आप देखिए कि कुछ पार्टीज को अपना भी कुछ मेरा ख्याल है कि एहतसाब करना चाहिए कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के जो स्पीकर हैं, जो इस वक्त भी हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी को छोड़ा। तो आखिर क्या वहां पर किसी का नाम तो सुनने में नहीं आया, और अगर वो स्पीकर थे तो उनका आप माजी भी उठा के देख लें। इसी तरह जो वहां पर चिलास के एक हलके में जमीयत उलमा इस्लाम के एक उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो वो आजाद खड़े हो गए। अच्छा, मगर ये बताइए, हाँ, अभी आप ये बताएं कि आपकी नज़र में पलड़ा वहाँ किसका भारी है? मैं तो समझ रहा हूँ कि वीटो किसी के पास भी नहीं है, शायद वोट तकसीम हो जाएंगे और सारी सियासी जमातें जो बड़ी बड़ी हैं, 3 बड़ी जमातें, वो पहुँच जाएंगी असेंबली में। शामी साहब, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि वहां पर जो सारे के सारे मुकाबले हैं हलकों में, वो 3 तरफा, 4 तरफा और 5 तरफा है। 3 तरफा इसलिए है कि वहां पर बड़ी पार्टियां मौजूद हैं, 3 तरफा इसलिए है कि वो भी फिर 4 तरफा इसलिए है या 5 तरफा इसलिए है कि वहां पर बहुत सारे आजाद उम्मीदवार हैं जिनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो जो अपने अपने हलके की हद तक वो पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा टफ टाइम देते हैं। तो इस वजह से वहां पर जब मुकाबला इस तरह का हो तो उसमें नेचुरली रिजल्ट्स जो होते हैं बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं होते। तो जब 5 तरफा मुकाबले में या 3 तरफा 6 तरफा में जब हम देखेंगे तो वो 50 से लेके 200 वोटों तक का फर्क होगा जीत नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आने वाले कैंडिडेट्स में। तो असेंबली के अरकान जो हैं वो कितने हैं? क्या 20 हैं, 22 हैं, इतने हैं क्या? 24 रुकनी ये असेंबली है। 24 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली है। एक जमाने में बलोचिस्तान की जो असेंबली है उसके अरकान भी बड़े कम हुआ करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें इजाफा होना शुरू हो गया और आज तो कई दर्जन है माशाल्लाह। और पूरी असेंबली जो थी वो वजीर बन जाती थी, बाज़ औक़ात तो ये भी होता था। तो अब ये जी हाँ, नहीं, यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है। लेकिन शामी साहब, ये हबीब साहब की रिपोर्टिंग को देखते हुए और कुछ हलकों की मौसर मालूमात हासिल करने के बाद यहाँ इस्लामाबाद बैठने के बाद अगर इजाज़त दें तो मैंने तो एक जायचा भी बना रखा है जो अगर आप मुनासिब समझते हैं मैं शेयर कर देता हूँ। क्या नजूमी से किसी से बनवाया है या आप खुद या आप क्योंकि नहीं डिफेंस यूनिवर्सिटी में आप इस वक्त डिफेंस यूनिवर्सिटी में आप कोर्स कर रहे हैं, उस वजह से आप में खुद में ये नजूम की सलाहियत पैदा हो गई है? देखिए शामी साहब, नहीं, वो तो खैर गैर सियासी अमल है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल गैर सियासी अमल, और ये बात तो यहाँ पर इस्लामाबाद में आम तौर पर कही जा रही है कि बहुत न्यूट्रलिटी के साथ इस इलेक्शन का इनेकाद जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है ताकि उसका पब्लिक परसेप्शन मुस्बत जाए पूरे मुल्क में भी। क्योंकि देखें तमाम जो मौसर हल्के हैं उनकी इज्जत वहाँ पे स्टेक पे लगी हुई है कि न्यूट्रलिटी का इम्पैक्ट जाना चाहिए। तो जो हमारी रिवायत रहती है, जैसे हबीब साहब जब भी इलेक्शन कवर करते हैं तो मेरा इनके साथ ये आर्गूमेंट होता है कि आए हबीब साहब कैलकुलेशन करते हैं, जायचा निकालते हैं कि इस जमात को कितने मिलेंगे। तो अब तक की जो दस्तियाब मालूमात हैं, लोगों के स्ट्रेंथ देख के, जलसों की सूरत हाल देख के, उम्मीदवार का अपना कद काट देख के जो कैलकुलेशन की है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता। पहले हबीब साहब कुछ कह लें। जी जामी साहब और शामी साहब, मैं आपको बताऊं कि वहाँ की जो कैलकुलेशंस हैं, अगरचे वो ज़ाहिर है जामी साहब दे सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशंस कई तरीके से की जा सकती है और उसमें 2-3 सिनेरियो बनते हैं। तो वो 2-3 सिनेरियोज में देखना ये होगा कि क्या और शामी साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर कोई पार्टी ऐसी नहीं है इस वक्त जो 13 सीटों का लैंडमार्क, जो जिसे आप 13 सीटों का लैंडमार्क है या संग मील है, उसको क्रॉस कर सके। तो ये एक सूरत हाल जो होगी वो मौजूदा हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगी और दूसरी जमातों के लिए भी। लास्टली मैं शामी साहब एक जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि वहां पर अगरचे ग्राउंड के ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है और हुकूमत के बारे में पहले अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तानी सियासत की कुछ गुत्थियां जो हैं वो वहां पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो आप ये बताइए, बहुत उम्दा बात आपने की, ये इसी जाने में जाना चाह रहा था और शामी साहब की तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा था। अब जामी जायचा सुन लेते हैं। आप जामी जायचे की तफसील क्या है? सर वो बाद में, पहले हबीब साहब ने जहां मिसरा ख़त्म किया है उससे आगे आपके तजुर्बे की रोशनी में मैं कुछ मजीद समझना चाह रहा हूँ। बिलखुसूस PDM की कल की जो बैठक थी उसमें कुछ आने वाले इख्तलाफात
زرداری صاحب کے مشورے. حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پاکستانی سیاست کی کئی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کل پی ڈی ایم کی مجلس کو بھی ذہن میں رکھیے, تو پھر آپ کا تجربہ جو ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکے, یا کوئی آزاد امیدوار اپنا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. اصل میں دیکھیے ہمارے ہاں تو دھاندلی کا شور مچانے کی روایت اتنی پختہ ہے کہ 1988 میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں انہوں نے 12-1 بجے بیان داغ دیا تھا کہ دھاندلی ہو گئی ہے, انجینئرڈ الیکشن تھے, لیکن جب رزلٹ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ جیت گئی ہیں, ان کے ووٹ سب, ان کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں. تو پھر وہ بیان جو تھا وہ بیچارہ نہ اسے واپس لیے بند پڑ رہی تھی, نہ اسے جاری کیے بند پڑ رہی تھی. تو ہمارے ہاں تو سیاسی جماعتوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ ہر وقت دھاندلی کا شور مچائیں گی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب دھاندلی کے نعرے بے وقت ہو گئے ہیں اور لوگ ان کا کوئی نوٹس بھی نہیں لیتے. جب کوئی بہت بڑا دھاندلا نہ ہو جائے جو 1977 میں ہوا تھا, تو دھاندلا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے زلزلہ. دھاندلی سے لوگ کوئی ٹچ سے مت نہیں ہوتے. چلیں سر, بریک کا وقت بھی آن پہنچا, لیکن حبیب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے سر, جو سٹرینتھ دیکھ کے امیدواروں کی جو صورتحال سمجھ آئی ہے, غلط بھی ہو سکتے ہیں ہم, پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں 9 سے 11, یہ 10 سے 12 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن 9 سے 11 یا 12 تک سیٹیں آ سکتی ہیں پی ٹی آئی کے حصے میں, 9 سے 12, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں 6 سے 8 نشستیں یہاں آ سکتی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں, لیکن امیدوار تگڑے نہیں ہیں, جس سے 2 سے 3 تک کی سٹرینتھ ہو سکتی ہے. حضرت مولانا کو بھی ایک نشست ملنے کی توقع ہے, اور آزاد 2 امیدوار جیت سکتے ہیں, جبکہ MWM مجلس وحدت المسلمین اس کے حصے میں بھی 2 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو تگڑے ہیں اور وہ جیت سکتے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی اگر جو میں نے نمبر دیا اس سے پورا اترتی ہے, 7 مجلس وحدت المسلمین ملتی ہے, تو بآسانی گورنمنٹ بن جاتی ہے. بصورت دیگر پھر پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو ملنا پڑے گا. ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب کو پچھلے ہفتے ہم نے سے رابطہ کیا تھا, بات کرنی تھی امریکی انتخابات, کیونکہ سی پیک, چائنا کے امور, پاکستان, ان معاملات پر امریکہ کی جو پالیسیاں رہتی ہیں اس کے یہ ایکسپرٹ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. لیکن جاتے جاتے 2 مختصر بڑے لیکن اہم نوعیت کے واقعات. ایک تو جہانگیر ترین صاحب کی واپسی ہوئی ہے اور لاہور آمد ان کی ہوئی ہے. دوسرا چوائس شجاعت صاحب کی کچھ طبیعت ناساز ہے, تو میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پہ بات کر لیں, پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ واپس تشریف لے آئے گئے ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ شاید مجھے نکال کے کچھ کیا کھا رہے, نہیں, عدم کا شعر تو یہ ہے, شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہیں آپ, محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. کسی نے پیروڈی کی تھی کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ, محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ترین صاحب کی ضرورت عمران خان صاحب کو ہے, وہ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں. اور ترین صاحب کا کوئی متبادل ان کے پاس نہیں ہے, بڑے سمجھدار ہیں, سوجھ بوجھ ہے. لیکن آتے ہی انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے, کیونکہ یہ جو شوگر ملیں بہت سی گئی تھیں, یہ جو قانون نیا بنا ہے پنجاب میں اس کے خلاف, اور انہوں نے کہا تھا کرشنگ سیزن جو ہے وہ کہا تھا 11 نومبر سے شروع کر دیا جائے, شاید یہ 12 نومبر سے. تو انہوں نے کہا میں اس میں پارٹی نہیں ہوں, ہماری ملیں نہیں گئیں درخواست لے کے, اور ہم یہ کرشنگ سیزن کے معاملے میں ہم حکومت کی بات مانیں گے اور چینی کو سستا کریں گے. اور میری آج ان سے بات بھی ہوئی ٹیلی فون پہ, انہوں نے کہا چند روز میں خاموش رہوں گا اور کوئی اپنی زبان نہیں کھولوں گا, اس کے بعد کوئی بات کروں گا. تو بہرحال ابھی چینی سستی کرنی ہے. تو ہمارے وحید چودھری صاحب بھی, خسرو اور دوسرے ہمارے حضرات بھی, وہ بھی سٹپٹا گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ جو ملیں گئی تھیں یہ کرشنگ کے خلاف نہیں گئیں, اور یہ تو آرڈیننس کے خلاف گئی ہیں. اور وحید چودھری صاحب بھی شاید وہ عدالت میں جانے والوں میں نہیں ہیں, خسرو بختیار بھی نہیں ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی اپنی جگہ صبر جمیل عطا کرے. اور چودھری شجاعت حسین صاحب بڑے ہمارے بہت عزیز, بڑے یعنی دل کے قریب
सियासी रहनुमा हैं, चौधरी ज़ोरुल्लाह शहीद के फर्जंदे अर्जमंद, और बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, खसूसी ताल्लुक़ है। वो उनकी तबीयत ख़राब हुई, अब सर्विसेज अस्पताल में हैं, लेकिन डॉक्टर से जो बात हुई है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जो इत्तला दी है, और जो उनके बच्चों से बात हुई है, शाफे ने जो इत्तला दी है, वो कहते हैं उनकी तबीयत पहले से स्टेबल है, बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे। वो हमारी सियासत का एक हुस्न है, और अपने मखसूस अंदाज की वजह से, असलूब की वजह से, और ऐसे शख्स हैं, अल्लाह ताला सेहत दे जी उन्हें। अब सेहत उनकी कुछ बेहतर हो भी रही है, जिनकी बात अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तवज्जो से सुनी जाती है। और अगर हो सकता है इमरान खान साहब को भी तौफीक हो जाए उनकी मजाज पुरसी की, तो ताकि मुस्लिम लीग काफ का शिकवा है पुराना, वो भी कुछ ख़त्म हो जाए। चल डॉक्टर हसनैन जवेद साहब, बहुत शुक्रिया। चूँकि अब बाइडन साहब जीत चुके हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी बिलखुसूस चाइना, सी पैक, पाकिस्तान, इन मामलात को लेकर के, इसलिए आपको ज़हमत दी है क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट भी रहा है इन मामलात से जुड़ा। तो फरमाइएगा कैसे देखते हैं आप ट्रंप साहब इसकी, बाइडन साहब की आमद को, इन 3 नकात के हवाले से अगर जोड़कर आपसे राय ली जाए तो? जी हाँ, जो बाइडन साहब जो हैं 290 के इलेक्टोरल कॉलेज के साथ अपनी विनिंग पोजीशन में आ गए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 214 के साथ हार गए। लेकिन जो जीत और हार में फ़र्क है वो 3.0 का है, यानी कोई बहुत ज़्यादा रेशो नहीं है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है। नहीं डॉक्टर साहब ये बताइए, देखिए 40 लाख वोटों का फर्क है, जो पॉपुलर वोट हैं उनका तो बड़ा फर्क पड़ गया है। जी पॉपुलर वोट्स का फ़र्क इस तरीके से पड़ा कि सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो कोरोना का डोनाल्ड ट्रंप को हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा जो है, जो मेरे मुताबिक इंटरवेंशन मुझे इस्टेब्लिशमेंट की भी लगती है। लेकिन इसको पॉइंट को देने के लिए मैं अगर देखूं कि जिन विनिंग स्टेट्स के अंदर अगर देखें आपको वाइट अमेरिकन रूलर बेस्ड राइट, माफ कीजिएगा, आप क्या असरात देख रहे हैं? इस राइट विंग बहस हो चुकी है, अब जो वो मैंने छेड़ा आपकी एक्सपर्टी का, उस पे जरा आपकी राय मुझे जाननी है सर। अच्छा, वो सी पैक पे अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो चाइना के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसकी कंटिन्यूएशन देखता हूं, और 65% जो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड था वो ऑलरेडी उनसे कट चुका है। और चाइना जो है, अमेरिका जो है वो हांगकांग और ताइवान के साथ इस टाइम पर वो ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से वो चाइना को आइसोलेट करेगा। उस आइसोलेशन की वजह से चाइना के ऊपर जो इम्पैक्ट आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुस्लिम ममालिक और अफ़गान का प्रिज्म जो है वो भी हम नहीं हटा सकते। आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम और लीबिया के साथ जो डेमोक्रेट्स हैं उनका मामला बेहतर नहीं रहा। 573 स्ट्राइक रेट रहा ड्रोन अटैक्स का पिछले दौर के अंदर। ओबामा का आप यूँ समझ लें कि ये रिटर्न ऑफ डू मोर है, और रिटर्न ऑफ आप यूँ समझ लीजिए कि हमें वही पॉलिसीज़ देखनी पड़ेंगी जो ओबामा दौर में थी, उतनी किलिंग्स आपको देखनी पड़ेंगी जो उस दौर में थी। लेकिन चाइना के हवाले से आप ये देखें कि ये रूट जो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सी पैक के लेके, यानी गवादर से लेके, जो गवादर चाइना को चाहता है कि वो नेवल पोर्ट बने और अमेरिका चाहता है कि सी पैक बिल्कुल ना बने। तो मेरे मुताबिक डेमोक्रेट के डॉक्ट्राइन के मुताबिक वो सी पैक को बिल्कुल नहीं बनने देंगे, और इसी तरीके से वो चाबहार तक जाना चाहेंगे। लेकिन चाइना ने चाबहार में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी है, और चाइना सी पैक को इन एनी केस बनाना चाहेगा अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस मामले के अंदर तेज़ी दिखाए और इस एरिया को जल्दी से डेवलप करने की कोशिश करे, जो कि 2030 तक मुतवक्का हो जाने चाहिए थे और होने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें 2020 तक भी मुकम्मल हो जानी चाहिए, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और बाकी एरियाज शामिल हैं। और उसमें ML1 और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो तेज़ी से डेवलप इसलिए होने चाहिए क्योंकि आप जो बाइडन की विन को, जो इस वक्त दुनिया ये समझ रही है वो पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के लिए बेहतर होगा। मेरे मुताबिक ये डॉक्ट्राइन ओबामा डॉक्ट्राइन है, और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए मुस्तहकम हालात पैदा नहीं करेगा। सोफिस्टिकेटेड हालात नज़र आते हैं, वो ओबामा भी इसी तरीके से सोफिस्टिकेटेड नज़र आते थे, और जो बाइडन जो है वो 8 साल प्रेसिडेंट रहकर पाकिस्तान के बारे में मुकम्मल तौर पे जानते हैं, और घर को आग लग गई घर के चिराग से,
تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مکمل طور پہ دیکھیں کیری لوگر بیلو یا مشرف صاحب کا جو وطن سے باہر جانا ہے یا پھر زرداری صاحب سے جو ہلال استقلال وصول کرنا ہے یا نواز شریف صاحب کا استقبال کرنا ہے تو وہ پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے اس سے تو بخوبی آگاہ ہیں اور ایک عرصے سے آگاہ ہیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن اس کا کیا امپیکٹ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اور جو خطے میں امریکہ جس طرح سے ایک بلاک اپنا ریشیپ کر رہا تھا انڈیا کے ساتھ بالخصوص، اس پر کس حد تک ہوگا؟ سر شامی صاحب آپ ایڈ آن کیجئے سر۔ آپ یوں دیکھیے کہ جو جی آپ کی نہیں آپ کر لیں ختم ڈاکٹر صاحب۔ جی شامی صاحب آپ بتائیں۔ نہیں آپ فرمائیں۔ اچھا وہ جو آپ جو عربین پیننسولا کے آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر آپ تعلقات وہی دیکھیں کہ اوباما دوبارہ سے عربین سائڈ کو، عربین پیننسولا کو دوبارہ سے طاقتور کرے گا اور چائنا کو کسی بھی صورت میں کمزور کرنے کی وہ پرزور کوشش کرے گا۔ اور افغان پرزم آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو ایویکویشن آف دا آرم فورسز ہے وہ یہاں سے ان اینی کیس ہوگی، اور جو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹرائن جو ہے اس کو بیسیکلی جج کرنا ہے، اور میں بار بار یہی بتا رہا ہوں کہ ڈو مور جو ہے وہ آپ کے پورے خطے کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، وقت میرا یہاں پر ختم ہو رہا ہے، آپ کی تشریف کا بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شامی صاحب دیکھیے آج حضرت علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت بھی ہے 143واں، تو میں چاہوں گا کہ ان کے ذکر خیر سے ہی آپ پروگرام کے آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ جو بائیڈن کی بات ہو رہی تھی بہت فرق پڑے گا ان کے لہجے میں، ان کے اسلوب میں، ان کے انداز میں، اور چین کے بارے میں بھی جو پالیسی ہے اس میں تبدیلی آئے گی، ایران پر دباؤ بھی کم ہوگا، اور جو وہاں امریکہ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں نا تارکین وطن جو ہیں ان کو بھی ان پر پریشر بہت کم ہوگا، تو اور وہ جانتے ہیں پاکستان کے حالات کو، تو اس لیے ہمیں توقع رکھنی چاہیے کوئی لہجے کا، اسلوب کا ایک فرق نظر آئے گا۔ شامی صاحب ایک بریک آ گئی ہے پروگرام میں، چلیں ایک بریک آ گئی یہاں پہ پروگرام میں، ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.